मोहतरम नाजरीन किराम, न्यूज़ मालेगांव में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त तो हम शहर के रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल कासमी का इंटरव्यू आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए पूछते हैं वो सवाल जो हमारा सवाल नहीं है बल्कि मालेगांव के हर शहरी का सवाल है। मुफ्ती साहब बहैसियत एमएलए मुंतखब हुए 10 माह के करीब हो चुके हैं। आपने कहां तक नुमाइंदगी का हक अदा किया? अब ये हमारी रियासत की एक ट्रेजेडी रही कि इंतखाब तो हो गया। इलेक्शन होने के बाद जिन लोगों को चुन के आना था, लोगों ने जिनको चुना वो नुमाइंदगी करने के ज़िम्मेदार हैं, और जिनको रिजेक्ट कर दिया गया उनको अपने बारे में सोचना चाहिए कि पिछली हमारी कारकर्दगी क्या थी जिसकी वजह से आज इतने लंबे फ़र्क से उन्होंने शिकस्त खाई। आज वो लोग ये शिकस्त हज़म नहीं कर पा रहे हैं, और आप अपना नहीं बल्कि शहरियान का सवाल आप पूछ रहे हैं। 10 महीने में तकरीबन 1.5-2 महीना सरकार बनने में गुज़रा। बीजेपी शिवसेना की जो रस्साकशी जारी थी और हालात जिस तरह के थे, मुझसे ज़्यादा आप लोग इस बात से वाकिफ़ हैं। वो 2 महीने का अरसा सरकार ही नहीं थी स्टेट में। उसके बाद 2 अधिवेशन हुआ, एक बम्बई का हुआ वो भी मुख्तसर रहा, नागपुर का हुआ वो भी मुख्तसर रहा। नागपुर के अधिवेशन के मौके पर जो सूरत हाल थी और बम्बई के अधिवेशन के मौके पर जो सूरत हाल थी, वो मालेगांव में एनआरसी और सीए को लेकर के बड़ी शिद्दत के साथ चल रही थी। महाराष्ट्र के अंदर और ख़ास तौर पर मालेगांव जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजलिस से चुन कर के आया हूँ, और मजलिस एक ऐसी जमात है जिसको हिंदुस्तान की अक़लियत माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, फिर वो चाहे मुसलमान हो या किसी और समाज से ताल्लुक़ रखते हों, सभी लोग अपना नुमाइंदा मजलिस को समझते हैं कि मजलिस हमारी नुमाइंदगी कर रही है स्टेट से लेकर के पार्लियामेंट तक। तो उस मौके पर हम लोगों ने सीए के ताल्लुक़ से जो नुमाइंदगी की, एनआरसी के ताल्लुक़ से जो नुमाइंदगी की, आपको पता है कि हमने जो है वहाँ पर बम्बई अधिवेशन के मौके पर भी हमने बात की थी, नागपुर अधिवेशन के मौके पर भी मैं और मजलिस के दूसरे नुमाइंदे फ़ारूक शाह हमने जो है हाउस के जीनों पर खड़े होकर के बैनर हाथ में ले करके हमने इस बात का मुतालबा किया था कि नो एनआरसी नो सीएए, और हमने चीफ मिनिस्टर को लेटर दिया था, और चीफ मिनिस्टर ने किसी को शब्द दिया हो ना दिया हो, लेकिन हमें उन्होंने ये शब्द दिया था कि हम महाराष्ट्र के अंदर एनआरसी लागू नहीं करेंगे, ये मैं आपको शब्द देता हूँ, ऐसा उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया था। उसके बाद जो सूरत हाल आज पूरे मुल्क की है कि पूरा मुल्क जो है कोरोना वायरस से मुतासिर है, महामारी चल रही है। महाराष्ट्र के अंदर तो एक भी अधिवेशन हुआ नहीं, लेकिन हम अपनी भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस वक्त मालेगांव के अंदर कोरोना वायरस को लेकर के बहुत सख्त हालात थे, रोज़ाना 30, 40, 50 लोगों की डेथ हो रही थी, उस वक्त किसी भी सियासी पार्टी के ज़िम्मेदारान अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, किसी हॉस्पिटल में नहीं गए, घर में बैठ कर के वो ढिंडोरा पीटने का काम कर रहे थे। हमने नुमाइंदगी की है, पूरा शहर इस बात का गवाह है कि दिन हो या रात हो, हमने हॉस्पिटल में वहाँ तक जा कर के नुमाइंदगी की है जहाँ तक डिपार्टमेंट हमको मना करता था कि आप बच जाओ वहाँ तक, लेकिन हमने अपने नुमाइंदगी का हक़ अदा किया। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। आप देख लो, माजी आमदार शेख आसिफ साहब हों, माजी आमदार शेख रशीद साहब हों, और आज की मौजूदा मेयर ताहिरा शेख, कोई अपने घर से महामारी का मुद्दा लेकर के निकला नहीं, घर में बैठ कर के ढिंडोरा पीटते रहे। लेकिन मालेगांव की आवाम को इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया। हमें शहर के लोगों ने नुमाइंदगी दी है, काम करने की जिम्मेदारी दी है। हम अपनी जान हथेली पर लेकर के काम कर रहे थे, और मालेगांव के लिए हमने राजेश टोपे साहब आए थे, उनसे हमने बातचीत की
और बातचीत करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वक्त से पहले कि हमने इस सिलसिले में जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे जानते हो, मैं आपको जो है आप जो बोलोगे मैं करके दूंगा। और कल की रिपोर्ट है, उनके ऑफिस से फ़ोन आया था कि आपने मालेगांव के लिए जो 20 वेंटिलेटर मांगे थे और इसी तरह जो है बच्चों के लिए जो आईसीसी रूम होता है और वो जो बॉक्स होता है उसके लिए आपने जो मुतालबात किए थे, सिविल हॉस्पिटल के लिए जो सामान आपने मांगा है, हमने उस सिलसिले के अंदर मिनिस्टर के एंडोर्समेंट के बाद उसको यानी क्या कहना चाहिए मंजूरी के मरहले में वो काम है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी जब इस हफ्ते में जाना होगा तो जा कर के इंशाल्लाह वो उतना काम करवाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि फ्लाईओवर को लेकर के माजी आमदार ने, कारपोरेशन ने जो कोशिश की थी, नगर उत्थान और नगर विकास के लोगों ने उसको नकार दिया था कि अब इसमें किसी तरह का कोई इजाफा नहीं होगा, लंबाई बढ़ाई नहीं जाएगी। हमने मेहनत की, कोशिश की और आज इस मोड़ पर है कि हमारे लेटर को लेकर के मिनिस्टर ने एंडोर्समेंट दिया और नगर विकास की तरफ से कारपोरेशन में लेटर आ चुका है कि आपका जो प्रोपोज़ल है वो आप भेजो, जो एस्टीमेट है वो आप भेजो। वो लेटर कारपोरेशन को आ चुका है। कारपोरेशन को, कमिश्नर को जॉइंट सेक्रेटरी का फ़ोन आया था नगर विकास से और एक मरतबा नहीं, एक से ज़ायद मरतबा आया, लेकिन मौजूदा बरसर इक़्तिदार पार्टी के लोगों का ये बोलना था कि जब तक वहाँ से लेटर नहीं आएगा हमको कोई प्रोपोज़ल भेजना नहीं। तो कारपोरेशन के लोग, जहाँ आज कांग्रेस की सत्ता है, वो लोग हमको बोलते थे कि लेटर भिजवाओ, लेटर भिजवाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेटर भिजवा दिए। लेटर आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है। अब कारपोरेशन की जिम्मेदारी बनती है, कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग जो है अब यहाँ से पूरा प्रोपोज़ल बना करके भेजें और इंशाअल्लाह मैं बजट भी डलवा करके मंजूरी के साथ वो काम लेकर के आऊँगा। ये तो हो गया फ्लाईओवर का मामला। और आगरा रोड जो आज बहुत तकलीफ़ दे सूरत हाल से दो चार है, इस सिलसिले के अंदर हमने जो कोशिशें की थी कि मौसम पुल से लेकर के दरेगांव नाके तक 10 करोड़ 27 लाख रुपया उसके लिए मंजूरी के मरहले में है। ज़ुबानी तौर पर हमको बता दिया गया है, पेपर वर्क जो है, प्रोसीजर है, वो पूरा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आगरा रोड के दोनों साइड आरसीसी गटर और बीच में हाट मिक्स रोड आप देख लो, मौसम पुल से लेकर के दरेगांव नाके तक इंशाअल्लाह हम लोग बनवाएंगे और ये हमारी ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। इस वक्त जब हालात ख़राब है, आपकी शहर को ज़रूरत है, आप हफ्ते में 5 दिन मुंबई के लिए जाते हैं, क्या क्या राज इसमें छुपा है? बम्बई कोई मेरा आबाई शहर नहीं है और बम्बई में मेरी रिहाइश नहीं है। बम्बई मेरा जाना होता है कुछ शहर की नुमाइंदगी के लिए। अब जिस काम को नगर उत्थान या नगर विकास के लोगों ने नकार दिया था, उसके लिए पीछे तो लगना पड़ेगा, उसको दोबारा मंजूर करवाने के लिए, जबकि वो इनकार रद्द किया जा चुका है। तो उसकी मंजूरी के लिए वहाँ जा कर के पीर, मंगल, बुध, ये 3 दिन तो मैं वहाँ रहता हूँ। कोशिश होती है कि जुमेरात जुमा को वापस आ कर के जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार 4 दिन अपने शहर में रहूँ और शहर के जो मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले में भी अपनी नुमाइंदगी भरपूर है। बकरीद के मौके पर आपने देखा होगा, जैसी बकरीद इत्मीनान, सुकून के साथ मालेगांव के लोगों ने इस साल मनाई है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी बकरीद नहीं हुई होगी। पिछली बकरीद कैसी थी वो आपको पता है कि रात में 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे पुलिस घर में घुसती थी रेड करने के लिए। शहर के साबिक रुकन असम्बली शेख आसिफ तकरीबन अपने हर सियासी बयान में नाकाम 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 बताते हैं। कितनी सच्चाई है इस इल्ज़ाम में? ये फैसला तो शहर करेगा कि मेरी नुमाइंदगी क्या नाकामी कहलाएगी। लॉकडाउन के अंदर मुझे जाने दो, मैं तो पॉलिटिकल लाइन में बहुत छोटा पार्ट से हूँ। आज मरकज़ी सरकार देख लो, रियासती सरकार देख लो, चीफ मिनिस्टर देख लो, मिनिस्टर लोग देख लो, सभी लोग महामारी से परेशान।
लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जान हथेली पे ले करके बम्बई जैसे शहर में जा कर के रुकना, काम करने के लिए वहाँ जद्दोजहद और कोशिश करना, जबकि माजी आमदार और इस किस्म में लोग बम्बई जाने की हिम्मत भी नहीं करते। ऐसे मौके पर जा कर के हम नुमाइंदगी कर रहे हैं अपनी जान हथेली पर रख करके। इसलिए वो बहुत पुरानी कहावत है, गंजेड़ी बोला जल करके बोला। तो जाहिर बात है कि वो तो बोलेंगे ना, सियासत में इख्तिलाफ कभी ख़त्म नहीं होता। हम कितने ही कामयाब रहेंगे, हमारी जो मुखालिफ सियासी पार्टी है वो हमको नाकाम ही कहेगी, लेकिन ये फ़ैसला शहर के लोग, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग करेंगे कि क्या नाकामी है और क्या कामयाबी है। बोगस वोट मामले में आपके करीबी लोगों के नाम उछाले जा रहे हैं, तो क्या आपके रुहका ने एक से ज़ायद वोट बढ़ा रखी है? नहीं, बात यह है कि वोट बढ़ाने का जो सिस्टम है उसमें बुनियादी तौर पर जो है हर वोटर को ये हक है कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के लिए वो कार्रवाई करे। सरकार ने जो धोरण बनाया है, जो प्रोसीजर है, वो ये है कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करना है। होता ये है कि हमने एक मर्तबा कार्रवाई शुरू की, वोटर लिस्ट में हमारा नाम आया नहीं। महीनों इंतज़ार करने के बाद जब ये महसूस हुआ कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो फिर दोबारा कोशिश की गई। अब इस तरह जब दोबारा कोशिश की गई और जब काम हुआ वोटर लिस्ट का, तो उसमें जो है 2-2 वोट आ गई। तो ये कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी, ये तो हमारी वोट बढ़ाने की कोशिश थी। आपने देखा होगा CAA या NRC को लेकर के पूरे मुल्क में एक बेचैनी थी, और अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए वोटर लिस्ट में, यादी में अपना नाम होना एक बड़ा सबूत माना गया। तो हर हिंदुस्तानी ने इस बात की कोशिश की कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और रह गई बात हम पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, पूरा शहर इस बात को बखूबी जानता है कि बोगस गिरी करने वाले लोग कौन हैं। मालेगांव के हर शहरी को इस बात का पता है। वो कहते हैं ना कि जब कोई चोर चोरी करके भागता है, तो वो जब भीड़ में घुसता है तो वहाँ जाने के बाद वो भी चोर चोर चिल्लाने लग जाता, ताकि उसको कोई चोर ना समझे, और चोर को तलाश करने के लिए वो भी लग जाता है, दूसरे लोग भी लग जाते हैं। और मैंने पीछे भी ये बात कही कि ये बहुत अच्छा काम हमारे लिए वो कर रहे हैं। हमारे लिए काम मुश्किल था, लेकिन उन्होंने जो काम शुरू किया है, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी जितनी बोगस वोट है वो इंशाअल्लाह उनकी कोशिशों से ख़त्म हो जाएगी। आपने मुकामी इलेक्शन ऑफिसर को वोटर लिस्ट के मुतालिक मकतूब दिया था, इसका क्या हुआ? ये क्या माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने एक से ज़ायद मरतबा इलेक्शन कमीशन से ले करके नीचे जो इलेक्शन ऑफिसर हैं प्रांत साहब, बोगस वोट के ताल्लुक से कई लेटर दिया। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो प्रांत साहब को लेटर देने के बाद इलेक्शन कमीशन तक भी जा कर के अपनी शिकायत दर्ज करवा दें। जब उन्होंने ये काम कर लिया तो हमने प्रांत साहब से लेटर दे करके ये सवाल पूछा कि मालेगांव में बोगस वोट कितनी है, वोट बढ़ाने का प्रोसीजर क्या है, क्या कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से वोटर लिस्ट में अपना नाम डाल सकता है या डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, और क्या मालेगांव के अंदर उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के लिए कोई सेंटर कायम किया है। इस तरह के कुछ सवालात हमने किए थे। तो उन्होंने ये बताया कि 9 महीने के अरसे में 23,569 वोट मालेगांव में बढ़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक भी बोगस वोट नहीं। सारी वोटें जो है कायदे से है। अपनी अपील करने वाला, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के लिए दरख्वास्त देने वाला, वो ऑनलाइन अपनी दरख्वास्त दे देता है, उसका काम ख़त्म हो गया। अब किसी शहरी को ये हक नहीं है कि वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़ा सके। अब डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी शुरू होती है, और वो 3-4 मरहलों में उसकी पेपर की इंक्वायरी करते हैं, और पेपर की इंक्वायरी कर लेने के बाद वोटर लिस्ट में नाम का इंदिराज होता है। तो जो लोग वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के ज़िम्मेदार हैं, हमने लेटर दिया, इलेक्शन ऑफिसर ने
तमाम लोगों से पूरी इंक्वायरी करने के बाद हमको तहरीरी तौर पर जो है ये जवाब दिया है कि 23,569 बढ़ाई गई वोटों में से एक भी बोगस वोट नहीं। हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि माजी आमदार शेख आसिफ साहब जो है शिकस्त से दो चार होने के बाद मालेगांव के वोटरों से सियासी इंतकाम ले रहे हैं और आने वाले सीए का और एनआरसी का जो मरहला है उसमें वोटर लिस्ट में नाम होना जो हिंदुस्तानी होने का एक बड़ा सबूत है, उसको ख़त्म करवाना चाहते हैं ताकि मालेगांव की एक बड़ी तादाद जो है गैर हिंदुस्तानी और गैर मुल्की करार पाए। हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त के मौके पर शहीदों की यादगार पर शोहदा का नाम लिखने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता है। आपने अब तक इस सिलसिले में क्या कोशिश की? शहीदों की यादगार पर इंशाअल्लाह नाम हम लिखवाएंगे। इस सिलसिले में जितने ज़रूरी कागज़ात और दस्तावेज़ात हैं, मालेगांव, बम्बई और दिल्ली तक वहाँ की तमाम तर मालूमात और दस्तावेज़ात हमने इकट्ठा कर लिए। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मालेगांव कारपोरेशन में जब शेख रशीद, शेख आसिफ ये लोग ज़िम्मेदार थे, इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसा लिख करके दिया है कि शहीदों की यादगार पर अगर नाम लिखा जाएगा तो मालेगांव का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है। वो दस्तावेज़ और सबूत भी हमारे पास मौजूद है। तो शहीदों की यादगार पर नाम लिखने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कांग्रेस पार्टी की ये कारकर्दगी है कि उन्होंने जो है कारपोरेशन में बाकायदा ये जनरल बोर्ड में पास करके पुलिस डिपार्टमेंट को और दीगर ऑफिसरान को, डिपार्टमेंट को दिया गया है कि अगर शहीदों की यादगार पर शहीदों का नाम लिखा जाएगा तो मालेगांव का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा। यही सबसे बड़ी रुकावट है और इस सिलसिले में हमारी कोशिश है। हमने सारे दस्तावेज़ात इकट्ठे कर लिए हैं और हम हाई कोर्ट जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सुरखरू रहेंगे और शहीदों की यादगार पर हम नाम लिखवाएंगे। हमारे पास जितने दस्तावेज़ात हैं, मालेगांव में बहुत सारे लोगों ने हमसे मांगा, लेने की कोशिश की, सियासत करने का उस पर प्रोग्राम बनाया, हमने किसी को कागजात दिए नहीं, वो सब हमारे पास हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम करेंगे। शहर की बेशतर सड़कें खराब है, इसका जिम्मेदार कौन? रोड गटर की तामीर क्या एमएलए की जिम्मेदारी नहीं है? मालेगांव को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराना, जिसमें रोड है, रास्ता, पानी, गंदे पानी की निकासी के लिए गटर है, इस्तेमाल के लिए रोज़ाना पानी देना है, बिजली है और इसी तरह हॉस्पिटल के लाइन से तमाम तर सहूलियात मुहैया कराना कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। रोड बनाना, गटर बनाना, पानी देना, हॉस्पिटल का इंतज़ाम करना, बिजली का इंतज़ाम करना, ये सारी जिम्मेदारी कारपोरेशन की बनती है। आज 400 करोड़ रुपए का बजट रखने वाली कारपोरेशन मालेगांव को बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं कर सकी। 25 साल का अरसा गुजर रहा है, कांग्रेस पार्टी बरसरे इक़्तिदार है कारपोरेशन में। मालेगांव के लोगों के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि मालेगांव कांग्रेस पार्टी ने कारपोरेशन और म्यूनिसिपलिटी में बरसरे इक़्तिदार रहते हुए मालेगांव के लोगों को उन्होंने बुनियादी सहूलियात कहाँ तक दी। आपको याद होगा, पहले एमएलए लोगों का कोई फंड नहीं होता था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रोड, गटर या इस किस्म का काम करे, उनको कोई फंड नहीं दिया जाता था। ये तो अभी कुछ 4-5 टर्म पहले से ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया, वरना एमएलए को कोई फंड इस तरह मिलता नहीं था। तो ये काम करना म्यूनिसिपलिटी और कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। लेकिन जब एमएलए को बजट मिलने लगा तो एमएलए को जो 2 करोड़ बजट मिलता है, 2 करोड़ के बजट में जाहिर बात है पूरे शहर में 50 करोड़ की ज़रूरत है। 2 करोड़ का ये बजट ऐसा है जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा। लेकिन सरकार ने रखा है एमएलएज़ के मुतालबे पर, तो वो 2 करोड़ का बजट मिलता है। अभी ये महामारी की वजह से वो बजट भी रुक गया है। उन्होंने 50 लाख रुपया दिया था, वो 50 लाख रुपया हमने गवर्नमेंट के आदेश पर कोरोना और महामारी के इस टाइम में कोरोना से लड़ने के लिए हमने वो फंड दिया। और मालेगांव के लोगों को पता है सबसे पहले
महामारी के टाइम में पीपी किट बोलो, दीगर सारे लवाजमात बोलो, ये सब 50 लाख रुपये से आया था मालेगांव में। और यही वजह है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले के अंदर जो है सुरखुरू रहे और अल्लाह ने हमें कोरोना से एक हद तक निजात दे दी। मालेगांव सेंट्रल में लॉकडाउन की ज़रूरत ना होते हुए भी रात में संचार बंदी लगाई गई है, इस पर आप क्यों खामोश हैं? खामोश नहीं है, हमने तो सबसे पहले महागठबंधन की तरफ से उनके जो हमारे जो महागठबंधन के गठनेता हैं शान-ए-हिंद, उनके ज़रिए से हमने लेटर दिलवा दिया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमें लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। जहां महामारी से मुतासिर बीमार पेशेंट पाए जा रहे हैं, आप वहां पर लॉकडाउन लगाइए। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट तक हम अपनी बात तो रख सकते हैं, मनवाना और करवाना ये एक बड़ा काम है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। अभी आप देखो, हमारा तो डिमांड था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लॉकडाउन ना लगाएं, संचार बंदी बोलो ये ना लगाएं। लोग जो है अब ज़िंदगी के धड़े पर धारे पर आ चुके हैं। छोटा मोटा कारोबार करने वालों का जो रोज़गार है वो शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक है, इसी पर उनका घर चलता है। हमने तो सबसे पहले मुतालबा किया इस बात का। और आपको पता होगा कि उन्होंने जो है मेडिकल है, हॉस्पिटल है और पेट्रोल पंप है और कारखाने हैं, 4 ही ये जो कारोबारी मराकज़ बनते हैं उनको उन्होंने एग्जाम्शन दिया था। लेकिन दूध के लिए हमने मुतालबा किया कि भाई दूध डेयरी जो है ये खुली रहना चाहिए। एक दिन के बच्चे से लेकर के 100 साल के बूढ़े तक को दूध लगता है, इसलिए दूध डेयरी चालू रहना चाहिए। हमने एग्जाम्शन करवा लिया और कल कारपोरेशन को प्रांत ऑफिसर की तरफ से लेटर मिल गया। अब दूध डेयरी 24 घंटा चलेगी। तो हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे यहाँ जो है लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। निजी बिजली सप्लाई कंपनी ने कहीं भी कभी भी कितनी भी देर पावर गुल करने का सिलसिला दराज कर रखा है। आपने इस मामले में क्या नुमाइंदगी की? साबिक रुकन असम्बली ने आपसे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि आपने बिजली कंपनी से डीलिंग की हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है? बात यह है कि अगर आपको याद होगा 2009 से 14 के दरमियान मालेगांव प्राइवेट बिजली कंपनी को सुपुर्द करने की तैयारी चल रही थी। उस वक्त ऊर्जा मंत्री अजीत दादा पवार साहब थे। मैंने रुकवाया था कि मालेगांव को प्राइवेट कंपनी के हवाले नहीं करना है। आप पीछे तारीख उठा करके देख सकते हैं। लेकिन माजी आमदार शेख आसिफ साहब के टाइम में प्राइवेट बिजली कंपनी को ठेका दिया गया। ये उनके ज़माने का मंजूर शुदा है। 2019 गालिबन मई का महीना है। मई के महीने में ये सरकार का जो है मामला फाइनल हुआ था कि मालेगांव को बिजली कंपनी के हवाले करना है। उस वक्त माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने कोई नुमाइंदगी नहीं की और मालेगांव को उठा करके प्राइवेट बिजली कंपनी को दे दिया गया। तो डीलिंग तो उन्होंने की है, लेन देन उनका हुआ है। हमारे टाइम में तो प्राइवेट कंपनी आई नहीं, हमारे आने से पहले आ चुकी थी। अब क्या है कि अपने आप को जो है बचाने के लिए वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाते। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मालेगांव के लोगों को पता है भ्रष्टाचारी, कमीशन खोरी, ठेकेदारी करने वाले कौन लोग हैं। ना हम भ्रष्टाचारी करते, हम भ्रष्टाचारी के ख़िलाफ़ हैं। भ्रष्टाचारी करने वालों को चोर ही नहीं, हम चैंपियन चोर बोलते। और इसी तरह कमीशन खोरी कौन करता है, पूरे शहर के ठेकेदारों से आप पूछ सकते हो। ठेकेदारी कौन करता है, आप कारपोरेशन से मालूमात ले सकते हो। और इस तरह बिजली कंपनी वालों से लेन देन का मामला किसने किया है, मालेगांव के लोगों को पता है। अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई डीलिंग नहीं की है। इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं और इल्ज़ामात लगाना सियासी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर वो ये सब सिलसिला बंद कर देंगे तो कांग्रेस को हम लोग इंशाल्लाह लपेट देंगे। बात यह है कि प्राइवेट बिजली कंपनी जब आई और उसने जब ताबा लिया, ताबा लेते ही लॉकडाउन शुरू हो गया। उनका ऐसा बोलना है, हम उनके फेवर में नहीं हैं और उनकी तरफ से कोई सफाई में मैं कुछ कहना चाहूँ ऐसा नहीं। तकलीफ़ बहरहाल तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ से मैं भी दो चार हूँ।
मेरा घर बोलो, मेरा मोहल्ला बोलो, मेरा शहर बोलो, फिर चाहे आप कमर्शियल बोलो या रेसिडेंशियल बोलो, सभी लोगों को इनसे तकलीफ़ है और हम मुसलसल उनसे राब्ते में। अभी तक वो शहर की इन सारी तकालीफ़ को न समझ सके हैं और न तकालीफ़ दूर कर सके। ये सूरत हाल बाकी है और हम मुसलसल उसके सुधारने के लिए राब्ते में उनसे रहते। आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? मैं अपने आपके नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सियासी शऊर बेदार कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक देशवासियों के साथ धोखा किया और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ धोखा किया। इनकी एक लंबी मुद्दत तक सरकार रही, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को दलितों से ज़्यादा पसमानदा इन्होंने बना दिया। एक मिसाल मैं दूंगा, बाबरी मस्जिद का मसला। बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखवाई गई, ये कांग्रेस का दौर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो है उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि आप मूर्ति निकलवा दीजिए, मसला हल हो जाएगा। उन्होंने मूर्ति निकलवाई नहीं। मूर्ति निकलवा दी होती, पंज वक्ता नमाज होती रहती, आगे का कोई मसला नहीं रहता। लेकिन उन्होंने बाकायदा मूर्ति वहाँ रहने दी ताकि ये मसला ज़िंदा रहे और मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया। आप मरहलावार देखोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी। मस्जिद में ताला, मूर्ति रखवाना कांग्रेस के दौर में हुआ। बाबरी मस्जिद को ताला लगवाना कांग्रेस के दौर में हुआ। बाबरी मस्जिद को शहीद करवाना कांग्रेस के दौर में हुआ। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद शिलान्यास करवाना कांग्रेस के दौर में हुआ। और आज जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का जब मरहला आया और उसकी नींव और बुनियाद डाली गई, तो वो क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस बरसरेआम बोल रही है कि ये हमारा काम है। क्रेडिट कांग्रेस ले रही है। ये एक मिसाल मैंने आपको दी है। हमें सियासी शऊर बेदार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कौन हमारा हमदर्द है, कौन हमारे लिए लड़ता है, कौन हमारे लिए कोशिश करता है। जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान को अल्लाह जज़ाए खैर दे। मुल्क की आज़ादी के बाद उन्होंने एक सेकुलर गैर मजहबी दस्तूर बनवाया, वरना सूरत हाल ऐसी होती कि हम लोग मुसलमान होने की हैसियत से हिंदुस्तान में अपने दिन भी नहीं गुजार सकते थे। कांग्रेस ये सब कुछ कर डालती, लेकिन जमीयत उलमा और दीगर उलमाए किराम की ज़िम्मेदारियों से आज अल्लाह ने हमें इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपने मज़हब की मजहबी तमाम तर तशख़्ख़ुसात के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया है। इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो है मुल्क के लिए और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए कितनी नुकसानदेह